हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। फिर हम एक और नई क्लास के साथ आए हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में अभी हम भारत का संवैधानिक विकास को पढ़ रहे हैं, उसी को फिर हम आगे क्रम अनुसार बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको हम 1-2 मिनट में समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। रेगुलेटिंग एक्ट की हमने पृष्ठभूमि पढ़ी थी, उसकी कमियां पढ़ी थी, उसके परिणाम पढ़े थे। फिर उस एक्ट को 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में क्या आया था, और चारों प्रोविज़न को हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे उसमें पहला प्रोविज़न ये था कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी, जो निर्माण किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, ठीक है ना। और उसके अधीन ही मद्रास और बम्बई के गवर्नर आएंगे, जो प्रांतीय गवर्नर जिनको कहा जाता था। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ उसमें पड़ी थी कि गवर्नर को सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। और उसमें निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, ये हमने प्रोविज़न पढ़ा था। इसके बाद थर्ड हमने प्रोविज़न ये पढ़ा था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, जो कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने यही समझा था कि उसका क्षेत्र सीमित था, कलकत्ता तक था, और वो एक 3 सदस्यीय न्यायालय था, जिसके पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के जज थे वो एलिजा एम्पे थे। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से समझा था। इनके हमने परिणाम भी समझे थे कि कार्यपालिका का विकास कैसे हुआ था, ठीक है, केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके बाद हमने न्यायपालिका के बारे में भी समझा था कि न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ। इसके बाद फिर हमने कंपनी पर नियंत्रण के बारे में भी समझा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जिसके 24 सदस्य थे, उसके लिए जो उसका मेंबर या सदस्य बनने के लिए जो 1000 पाउंड की राशि थी, वो कहीं ना कहीं घटाकर 500 रुपये कर दी थी। और 24 सदस्यों में से प्रत्येक वर्ष 1/4 जो अवकाश प्राप्त करेंगे, ये भी हमने समझ लिया था। फिर उसके बारे में ये लिखा गया था कि वो रिश्वत उपहार नहीं ले सकते, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर इस एक्ट की हमने कमियों के बारे में समझा था। कमियां यही थी कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी वो राजस्व प्राप्ति में, और जो सर्वोच्च न्यायालय था, इन दोनों में आपस में विवाद होना शुरू हो गए थे, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसके एक्ट ऑफ सेटलमेंट को समझा था, जो कि इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। उसके बाद फिर हम आज अपने नए एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट साफ दिख रहा है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है ना। इसमें भी हम वही सब समझेंगे जो हमने उधर समझा था, कि सबसे पहले वही पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी, फिर इसके प्रावधान क्या हैं, फिर इसके परिणाम क्या हुए, और फिर इसकी कमियां क्या हैं। हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, इसी से हम सारे एक्ट को समझेंगे। तो देखो, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स जो नाम है ना, ये पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन पीएम, पिट, इसलिए उनको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम पे आया था। देखो, 1773 का जब एक्ट आया था, उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नाथ। लॉर्ड नाथ के बाद प्रधानमंत्री वहां के फॉक्स बने, और इन दोनों जनों की मिलीजुली सरकार बनी थी। और इन दोनों की जो मिलीजुली सरकार थी, वो एक फॉक्स अधिनियम लेके आना चाहते थे, जो इसको फॉक्स एक्ट बोलते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी सरकार गिर गई थी, और वो कारण यही थे जो भारत के संदर्भ में थे, ठीक है ना, कि भारत की कंपनी को और रेगुलेटिंग करना चाहते थे, लेकिन भारत की वजह से ही ब्रिटेन की सरकार गिर गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ था, उसके बाद अभी तक भी नहीं हुआ। भले एक भारतीय मूल का वहां प्रधानमंत्री बन गया और ऋषि सुनक, लेकिन वहां की सरकार गिर जाना एक अपने आप में बड़ी बात थी, जो इतिहास में इस पिट्स इंडिया एक्ट के पहले ही, क्योंकि उस समय जो कौन थे? लॉर्ड नाथ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये इनकी मिलीजुली गवर्नमेंट थी फॉक्स के साथ, और ये फॉक्स एक्ट लाना चाहते थे, फॉक्स फॉक्स एक्ट लाना चाहते थे। और वहीं इनकी वजह से इनकी सरकार गिर गई थी। इनकी सरकार गिरने के बाद वहां के प्रधानमंत्री पिट्स बने, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए, पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए। इस पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए लेके आए क्योंकि ये क्या करना चाहते थे, एक स्थायी संस्था का, एक स्थायी संस्था का
एक स्थायी संस्था का निर्माण करना चाहते थे जो कंपनी के शासन प्रशासन के संचालन की देख रेख कर सके, ये सब करना चाहते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो ये कहीं ना कहीं इनकी पूरी की पूरी एक पृष्ठभूमि थी कि किस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्योंकि कंपनी अब धीरे धीरे क्या कर रही थी कि व्यापारिक कार्य से कहीं ना कहीं वो राजनीति ज्यादा करने लगी थी, तो किन्हीं एक्ट को माध्यम से उसको कंट्रोल करना ही पड़ता था। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्ट आया था इसके हम प्रावधान को बारे में समझते हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजन थे। तो सबसे पहले जो प्रोविजन ये था कि कहीं ना कहीं कंपनी पर नियंत्रण लगाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविजन क्या था, कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण। कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण। कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण सबसे पहले ये कार्य किया गया। ये कैसे कार्य किया गया, देखो, कंपनी एवं भारत शासन पर नियंत्रण, इसको आप समझो। इसमें क्या किया, जब हमने 1600 का भी एक्ट समझा था और 1773 का भी एक्ट समझा था, उसमें हमने एक बात समझी थी कि जो कंपनी है, कंपनी का शासन संचालन कैसे होता था। कंपनी के जो सीओडी होते थे, कंपनी के सीओडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, यही कंपनी के मालिक होते थे, जो 1773 के एक्ट में भी समझा था हमने और 1600 में जो आया था। तो 1600 का जब एक्ट आया था तब उसमें यह प्रावधान था, 1600 के चार्टर्ड में यह प्रावधान था, फिर 1773 के एक्ट में भी इसमें कुछ नियंत्रण लगाए गए थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी इस पर नियंत्रण लगाए गए थे, इस पर नियंत्रण लगाया गया था। ठीक, अब क्या हुआ कि उस पर नियंत्रण क्या लगाया गया था कि जो 24 सदस्य होते थे उसमें से जो 1000 की राशि थी वो 500 कर दी गई। दूसरा, हर वर्ष 1/4 इसमें से अवकाश प्राप्त करेंगे और कोई भी फिर व्यक्ति, निजी कंपनी रिश्वत नहीं ले सकता था। वो एक कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए किया गया था। अब क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि एक नई संस्था का ही निर्माण कर दिया। किसने, इस एक्ट में। उस संस्था का नाम क्या था, वीओडी, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। ठीक है ना, जिसे नियंत्रक मंडल कहा जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे बीओडी बोलते थे, बीओडी। इस संस्था का निर्माण किया गया, इस संस्था का निर्माण किया गया। इस संस्था का निर्माण इसलिए किया गया कि देखो, जो सीओडी थी ना, सीओडी क्या कर रही थी, जो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर थे, वो क्या करती, सीओडी पहले तो क्या कर रही थी, ये व्यापार कर रही थी और व्यापार करने ही आई थी। व्यापार के साथ क्या थी, ये राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने थी या राजनीति करने लगी थी। ठीक है ना, अब दोनों काम देख रहे थे, तो दोनों काम देखने के लिए क्या किया इन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, नियंत्रक मंडल। अब नियंत्रक मंडल क्या करेगा कि जो राजनीतिक मामले थे ना, राजनीतिक मामलों को जो नियंत्रक बोर्ड है वो देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ठीक है ना, और जो राजनीतिक व्यापार मामले ये कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें जो प्रोविजन किया गया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, इसमें प्रोविजन यही किया गया था कि जो कंपनी के राजनीतिक मामले हैं उन राजनीतिक मामलों को कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल देखेगा, ठीक है ना, जिसे निर्देशक मंडल बोला जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनीतिक मामले की देख रेख कौन करेगा? यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रक मंडल भी बोलते थे। और जो व्यापारिक मामले हैं वो कौन देखेगा? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये व्यापारिक मामले देखेगा, व्यापारिक मामले, ठीक है ना। और राजनीतिक मामलों से मतलब ये होता है सेना से संबंधित कार्य क्या होंगे, ठीक है ना, सेना से संबंधित, ठीक है ना, राजस्व प्राप्ति से संबंधित, इन सब चीजों को कौन देखेगा? ये व्यापारिक मामले टोटल अलग होते हैं। व्यापार का तो वही सीधा साधा मतलब होता है क्या? लेन देन करना, लेन देन करना। इन सब मामलों की देखरेख कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थी? ये 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय संस्था थी। 6 सदस्यीय संस्था थी। 6 सदस्यीय संस्था इसलिए थी, और इसको आप याद रखना, क्योंकि धीरे धीरे जितने भी एक्ट पढ़ते जाएंगे ना, उसमें इसका बहुत अच्छा हमें प्रोविजन मिलेंगे, और इसमें काट छाट चलती रहती है, ठीक है। 6 सदस्यीय संस्था थी, तो 6 सदस्यीय संस्था में से कौन कौन मेंबर थे वो मैं यहां लिख रहा हूं। पहला सदस्य था जो इसको भारत सचिव बोलते थे, भारत सचिव, पहला सदस्य ये था। दूसरा सदस्य कौन था? चांसलर बोलते थे, चांसलर। और जो 4 सदस्य थे वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे, ठीक है। तो अगर आप पीटी की बात करोगे तो पीटी में आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि कंपनी को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, नियंत्रक मंडल की शुरुआत कब की गई थी? तो वो कब की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। दूसरा ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कितने हुआ करते थे? तो वो 6 सदस्य हुआ करते थे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये पहला प्रोविजन आया था, ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन समझे तो पहले इन दोनों का आप अच्छे से समझ लो कि इनके काम क्या हो गए। अब मुख्यतः हम समझ सकते हैं कि सीओडी क्या हुआ और बीओसी क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये पूरा क्या करेगा? ये व्यापारिक मामले देखेगा, व्यापारिक मामले, ठीक है ना। ये कौन से देखेंगे? ये राजनीतिक मामले देखेंगे, राजनीतिक मामले। और ये दोनों किसके अंतर्गत काम करेंगे? गवर्नर, गवर्नर के अंतर्गत काम करेंगे। तो इससे आप क्या परिणाम निकाल सकते हो कि कहीं ना कहीं इसको ही दोहरा शासन बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसका अगर आप परिणाम निकालोगे, परिणाम, तो ये क्या हो जाएगा? दोहरा शासन, दोहरा शासन वाली बात हो जाएगी अगर हम इसका परिणाम समझेंगे। समझ गए ना? इसका परिणाम क्या होगा कि दोहरे शासन की शुरुआत हो गई। और सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? गवर्नर के। व्यापारिक मामले होंगे तो भी आपको रिपोर्ट किसके अंतर्गत करना है? गवर्नर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उसकी भी आपको कुछ भी मामले हो रहे हैं राजनीतिक मामले, तो वो किसके अंतर्गत देखना है? आपके गवर्नर के अंतर्गत। यहीं से कहीं ना कहीं दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, कि दोहरे शासन की शुरुआत, कि दोहरा शासन यहां से देखा जाए, दोहरे शासन की शुरुआत। देखो दोहरे शासन की शुरुआत यहां से शुरू, जैसे कि अगर आप भारतीय संविधान की बात करोगे, भारतीय संविधान को अगर यहां से समझे हम, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान को कनेक्ट करके देखें तो भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
तो यहां पर भी क्या बोल सकते हो आप कि संघ सूची में वो विषय आते हैं कि जिसमें किसको सिर्फ केंद्र को कानून बनाने की अनुमति है, और राज्य सूची में कौन से आते हैं जिनमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में कौन से आते हैं जिसमें केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। तो संघ सूची का क्षेत्र अधिकार कौन सा हो गया, पूरा भारत हो गया। तो संघ सूची पर जब भी कोई कानून बताया जाएगा तो पूरे भारत में लागू होगा। वैसे ही यहाँ दोनों चीजों को बांट दिया कि वो व्यापारिक मामले देखेंगे, वो यहाँ ये राजनीतिक मामले देखें। राज्य सूची है, राज्य सूची के विषय पर सिर्फ क्या राज्य कानून बनाएगा, ठीक है, और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बनाएंगे। और इसमें एक चीज और हमें ऐड करने को मिलती है कि समवर्ती सूची के विषय पर अगर राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र ने भी कानून बनाया और दोनों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उसमें किसका कानून माना जाएगा, केंद्र सरकार का माना जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, राज्य सूची के विषय में स्पष्ट लिखा गया है कि केंद्र कानून नहीं बना सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्र कानून बना सकता है, ठीक है ना। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या होती है आप 1 मिनट में कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद फिर हम इसके सेकंड प्रोविजन पर चलते हैं। देखो इसके बाद जो इसमें हमें प्रोविजन मिलने को मिलता है उसमें जो दूसरा प्रोविजन है, दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि देखो ये 1784 तक बहुत सारे युद्ध शुरू हो ही रहे थे, मराठों से भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, 82 में भी मराठों से युद्ध हो गया था। तो क्या हो रहा था कि ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक मामलों के साथ राजनीतिक मामले भी कर रही थी, और जो व्यापार करते थे ना वही राजनीति करने लगते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि भाई राजनीति करने वाले अलग लोग आते थे, व्यापार करने वाले अलग लोग आते, वो एक ही साथ रहते थे। अब युद्ध हो रहे थे, युद्ध में क्या हो रहा है कि बहुत सारे अर्जित क्षेत्र हो रहे हैं, मतलब क्षेत्रों को बहुत सारा अर्जित। तो इसमें दूसरा प्रोविजन ये किया गया था कि जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी सॉरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अगर किसी क्षेत्र को अर्जित करती है तो वो कंपनी के अधीन ना रह के वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कंपनी उसको कौन हो जाएगी, कंपनी प्रतिनिधि है ना कि मालिक है, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र, कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत, ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे पहला। दूसरा जो कंपनी है, जो कंपनी है वो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि है ना कि मालिक है, ना कि मालिक है। ये प्रोविजन लाया गया, ठीक है ना, क्योंकि कंपनियां युद्ध लड़ रही थी, युद्ध लड़ने के बहुत सारे क्षेत्र जीत रही थी, तो उन क्षेत्र में यही प्रावधान किया गया है कि जो भी कंपनी क्षेत्र अर्जित करेगी वो कंपनी के अधीन ना ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और कंपनी सिर्फ क्या वहां रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब प्रतिनिधित्व है ना कि मालिक है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका परिणाम आप क्या मान सकते हो, इसका परिणाम ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश था अब वो डायरेक्ट तरीके से बिल्कुल राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार, ऐसा बोल सकते हो, ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगे सीधे तौर पर, ठीक है। क्योंकि उसके पहले तो ऐसा नहीं कर रही थी, उसके पहले तो क्या थी कि कंपनी को रेगुलेट कर रही थी और जो भी अधिकार दे रही थी कंपनी को दे रही थी। अब यहां से कहीं ना कहीं ब्रिटिश धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू हो गए, ऐसा राजनीतिक या पॉलिटिकल एक्टर बन के, ठीक है ना, राजनीतिक कार्यकर्ता बन के। क्योंकि देखो अब जो भी कंपनी अर्जित क्षेत्र करेगी तो कंपनी का मेन मकसद क्या होता था कि भाई इस क्षेत्र को हमने अर्जित किया है तो हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, राजस्व प्राप्ति होगी,
कंपनी का व्यापार बढ़ेगा, कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने उस पर हाथ मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब जो भी आप क्षेत्र अर्जित करोगे वो ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये सेकंड प्रोविजन था, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम इसके थर्ड प्रोविजन की बात करें कि इसमें थर्ड प्रोविजन क्या था, तो थर्ड प्रोविजन की बात करें तो देखो, अगर आपको पता हो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था, जो उसका सेकंड प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी, वो गवर्नर जनरल परिषद कितनी थी, 4 सदस्यीय थी। 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल परिषद 4 सदस्यीय थी। आप लोगों ने नाम वाम नहीं बताया अभी तक, 4 सदस्यीय थी। अब इसको क्या कर दिया कि इसको घटाकर कितना कर दिया, 3 सदस्यीय। इसको घटाकर 3 सदस्यीय, इसको घटाकर 3 सदस्यीय परिषद, इसको घटाकर 3 सदस्यीय परिषद कर दिया गया। इसको घटाकर 3 सदस्यीय परिषद कर दिया गया, ये प्रोविजन था, ठीक है। साथ में ये भी कहा गया कि देखो, हमने क्या पढ़ा था कि बंबई, मद्रास, बंगाल, तो जो बंगाल था, बंगाल का गवर्नर जनरल ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसी के अंतर्गत ये सब आने लगे, प्रांतीय गवर्नर। तो ये भी कहा गया कि जो प्रांतीय गवर्नर थे ना, उनकी भी परिषद में भी 3 सदस्य गठित हो गए। तो प्रांतीय गवर्नर, यहीं पे लिख देता हूं, प्रांतीय गवर्नर को भी 3 सदस्यीय कर दिया गया। प्रांतीय गवर्नर परिषद को भी 3 सदस्य कर दिया गया। साथ में इसमें एक चीज को और ऐड किया गया था। इसमें क्या किया था, कमांडर एंड चीफ का भी ऐड कर दिया गया। कमांडर एंड चीफ की नियुक्ति, कमांडर एंड चीफ की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया, ठीक है। ये इसमें जोड़ा गया। इसमें फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो गवर्नर था ना, गवर्नर की और शक्तियों में भी वृद्धि की गई। ये तो प्रोविजन इसमें पढ़ा हमने, ठीक है। इसके बाद फिर हम अगर इसमें एक और पॉइंट जोड़ना चाहें तो जो गवर्नर था, गवर्नर की शक्तियों को भी बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ा दिया गया कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के जो नीचे जो प्रांतीय गवर्नर थे ना, वो जो भी फैसले देते थे, उन फैसलों को गवर्नर जनरल बर्खास्त भी कर सकता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि हो गई। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। क्या की गई कि प्रांतीय गवर्नर के निर्णय को भी ये बर्खास्त कर सकता है। प्रांतीय गवर्नर के निर्णय को भी बर्खास्त कर सकता है। प्रांतीय गवर्नर के निर्णय को भी बर्खास्त कर सकता है। ये प्रोविजन यहाँ इसमें जोड़ा गया। तो देखो, मोटे मोटे ये पिट्स इंडिया एक्ट के यही सारे प्रोविजन है जो हमने अभी तक समझे हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट का जो सबसे बड़ा जो मेन प्रोविजन था वो ये था कि कंपनी पर हम नियंत्रण करें। और कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो व्यापार के साथ साथ राजनीतिक मामले भी करने लगे थे, उसको नियंत्रण करने के लिए एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ये मेन इसमें प्रोविजन था। तो जो पीटी में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता वो यही पूछा जाता है, तो आपको यही सब याद रखना है, ठीक है ना, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उसकी जगह उसके
कंट्रोल करने के लिए क्या लेके आए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लेके आए। इसके बाद फिर हम आगे अगर बात करें, ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद लाया गया था, जो 1781 का एक्ट है, उसको समझते हैं। 1781 नहीं, सॉरी 1784 वाला एक्ट, इसको समझ लेते क्या हुआ। 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। देखो 1786 का एक्ट है, इस एक्ट को समझने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। इसका बैकग्राउंड इसलिए समझ लो क्योंकि कंपनी के कहीं ना कहीं युद्ध बहुत हो रहे थे, ठीक है ना। और इस 86 के बैकग्राउंड के पहले भी अगर आप समझो तो ये क्यों लाया गया था कि अमेरिका को बारे में आपने समझा, 1776 में अमेरिका को आजादी मिली थी। आजादी मिली या आजाद हुआ, आजाद हुआ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये किसका कॉलोनियल था, ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश था। तो ब्रिटिश को कहीं ना कहीं 1770 1760 या मतलब ऐसा समझ लो 17वीं सदी के मध्य के उत्तरार्ध में ये महसूस होने लगा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसी का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनी का बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, ठीक है ना, भारत के बाद, वो अमेरिका ब्रिटिश के हाथों से निकल गया। अब ब्रिटिश के हाथों से निकल गया, भारत में भी वॉर चल ही रहे थे, भारत में भी मराठों से वॉर चल रहे थे। 1882 में मराठा वॉर, ठीक है ना, मैसूर से भी वॉर चल रहे थे, टीपू सुल्तान से भी, ठीक है ना, ये सारे युद्ध चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन युद्धों के परिणाम की वजह से ब्रिटिश को यह चिंता भी सताने लगी कि अमेरिका की ही तरह कहीं ना कहीं भारत भी हमसे आजाद ना हो जाए, या भारत जैसा बड़ा प्रदेश भी हमारे हाथों से ना निकल जाए। क्योंकि भारत में जितने संसाधन हैं और भारत में जितना हमें पैसा मिल रहा है, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे राजनीति के माध्यम से हो, अगर आप इसको काउंट करोगे ना तो बहुत सारी एजेंसी हैं जिन्होंने काउंट किया है कि ब्रिटिश जो लूट है ना, जिसको कॉलोनियल लूट बोलते हैं, तो उसका अगर आप डाटा निकालोगे, कॉलोनियल लूट, वो डाटा निकल के आता है 45 ट्रिलियन डॉलर। 45 ट्रिलियन डॉलर के इतना पैसा ब्रिटिश हमारे भारत से लूट के ले गया। जो ब्रिटिश अभी सब दिखते हो चमकता है, ठीक है ना, तो वो 150-200 सालों में ब्रिटिश इतना पैसा भारत से लेके चला गया। तो भारत अपने आप, और भारत, उस भारत की बात हो रही है, अविभाजित भारत। अविभाजित भारत का मतलब ये है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, और कुछ हिस्सा वर्मा का भी आता था, ठीक है ना, और इधर आप चले जाओगे तो कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी आता था। ये इसकी बात चल रही है, इतना बड़ा हिस्सा था, ठीक है ना। तो यहां से कहीं ना कहीं इनका इतना बड़ा क्षेत्र था, और श्रीलंका को भी उसमें मान लेते हैं। इतने बड़े क्षेत्र कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो इसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं 1786 का एक्ट लेके आया। और उस एक्ट में अगर आपने सुना हो, लॉर्ड कार्निवालिस को भारत लाया गया, जो वहां अमेरिका में भी युद्ध वगैरह लड़ रहे थे। लॉर्ड कार्निवालिस को भारत में लाया गया, और फिर लॉर्ड कार्निवालिस को जब भारत में लाया गया तो लॉर्ड कार्निवालिस को, वही गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल बनने के बाद कार्निवालिस ने यह कहा कि अगर आप भारत में अपना राज्य बनाए रखना चाहते हो तो कुछ विशेष अधिकार हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि उन विशेष अधिकारों की वजह से ही हम भारत में शासन कर सकते हैं। अगर वो हमें विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे तो भारत में हम उतने अच्छे से शासन नहीं कर पाएंगे। तो 1786 के एक्ट में वही प्रावधान किए गए कि कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिएगा। उसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया था, उसमें पहला प्रोविजन ये था कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल अपनी विशेष परिस्थितियों में कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके निर्णय को बदल सकता है, या उसके निर्णय को बर्खास्त कर सकता है, या उसके निर्णय को मानने से मना कर सकता है, ठीक है ना। या एक वर्ड में बोलें तो गवर्नर जनरल का परिषद का जो निर्णय होगा विशेष परिस्थितियों में उसको निरस्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं गवर्नर
जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। उसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। ये 1786 के एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि निरस्त कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इस बात को पढ़ो और समझो तो कहीं ना कहीं इसमें क्या दिखता है कि गवर्नर जनरल ने, कोई परिषद ने निर्णय दिया, उस निर्णय को अगर गवर्नर जनरल अगर उसको निरस्त कर सकता है तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ गई हैं। अब उसकी शक्तियों के बढ़ने से उसको, अगर आपने एक वर्ड सुना वीटो, तो यहां से कहीं ना कहीं हमें परिणामतः ये मिलता है कि वीटो की शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि निर्णय को निरस्त करना कोई आसान काम तो है नहीं कि भाई गवर्नर जनरल परिषद ने कोई निर्णय को बताया कि भाई ये आपको ये कार्य करना चाहिए और आपने एक झटके में उसको निरस्त कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस शक्ति को दिखाता है कि गवर्नर जनरल के पास वीटो की पावर आ गई है। तो अब अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो, गवर्नर जनरल के पास वीटो की शक्ति, ठीक है ना, वीटो की शक्ति। अब इसमें क्या हुआ कि अगर आप भारत के संविधान को भी पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास भी वीटो की शक्ति है। अब आप दो बातें बताओ कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, संविधान में उसका वर्णन है या नहीं है, और वो वीटो की शक्ति कितने प्रकार की है और कब कब उसने वीटो की शक्ति का यूज किया है, ये आप 3-4 सवालों का जवाब देना। ठीक है, तो वीटो की शक्ति आएगी गवर्नर, क्योंकि अब गवर्नर जनरल परिषद जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष परिस्थितियों में लाया गया था भारत में, तो इन्होंने एक और निर्णय दिया। इन्होंने क्या दिया, दूसरा जो इसमें लिखा था, दूसरा ये प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल है ना, वही क्या होगा कि सेना का प्रमुख होगा या सेनापति होगा। ठीक है ना, गवर्नर जनरल ही सेना प्रमुख या सेनापति होगा। मतलब प्रोविजन क्या आया कि सेना प्रमुख की नियुक्ति, ये प्रोविजन इसमें डाला गया। ठीक है, ये आया हमारा एक्ट 1786 वाला एक्ट आया, जिसमें ये सारे प्रोविजन थे। इसमें 2 ही प्रोविजन थे, ज्यादा प्रोविजन नहीं थे, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में लाया गया था। अमेरिका आजाद हो गया था तो ब्रिटिश को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत भी हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए इसको लाया गया था। इसके बाद जो एक्ट लाया गया था उसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद एक्ट लाया गया था 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट भी कहीं ना कहीं 1786 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया था। ठीक है ना, तो 1793 के एक्ट में जो सबसे पहला प्रोविजन यही था कि जो वीटो की शक्ति थी ना, कि निर्णय को निरस्त कर सकते हैं, उसका बाकायदा इसमें वर्णन किया गया था कि आप किन किन मामलों में इस चीज को निरस्त कर सकते हो। हर मामले में नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं 1786 के एक्ट में ये विवाद होना शुरू हो गया था कि इन्हें विशेष परिस्थितियों में, अब विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं
विशेष परिस्थितियों के अपने आप में तो कोई परिभाषा हो नहीं सकती है, ठीक है। विशेष परिस्थितियां तो ये है कि भाई गवर्नर जनरल को लगा कि हमें इस निर्णय को निरस्त कर देना चाहिए, तो भाई वो निरस्त कर देगा, अगर नहीं लगा तो नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों का क्या वो वर्णन हर बार एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना देता रहेगा, ठीक। तो 1793 के एक्ट में कहीं ना कहीं ये कहा गया कि इनकी जो विशेष परिस्थितियां हैं वो विशेष परिस्थितियों का वर्णन किया गया कि शांति के समय निरस्त, सुरक्षा, सहयोग, इन मामलों में कहीं ना कहीं इस निर्णय को आप निरस्त कर सकते हो। इसके बाद फिर जो कंपनी के अधिकार थे वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिए गए, और साथ में ये कहा गया कि अब 20 वर्षों के बाद जो भी कार्य किए जाएंगे या 20 वर्षों के बाद हम एक बार और समिति बनाएंगे या एक्ट लाएंगे, उस एक्ट में हमने जो पुरानी स्थितियां देखी उन स्थितियों को दोबारा से देखा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। ये सब कौन से 1793 के एक्ट में लिखा गया था, ठीक है। तो एक दो पॉइंट हम इसमें लिख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है ना, तो इसमें लिख लो कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल के पास वीटो की शक्ति थे उसका स्पष्ट वर्णन दिया गया। वीटो की शक्ति का स्पष्ट तरीके से वर्णन या व्याख्या की गई, ठीक है ना। तो शांति, सुरक्षा या ब्रिटिश ऑर्डर या फिर संधि, इनके मामले में ही आप गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकते हैं, ये पहला प्रोविजन इसमें डाला गया, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या बताया कि कंपनी के कार्य को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो दूसरा इसमें लिखोगे कंपनी के लाइसेंस को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो देखो बढ़ा दिया गया क्योंकि देखो अगर आपने याद हो तो जो 1600 में चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें क्या था कि 15 वर्षों के लिए कहीं ना कहीं एक मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताई थी कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट से आते थे जो कंपनी का मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई थी, ठीक। तो वहां से 15 वर्षों को बढ़ा के यहां तक कहां आ गए 1793 के 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ 20 वर्ष, तो 20 वर्ष कहां जाओगे आप 1833 में, वो 13 में, सॉरी 1813 के एक्ट आएगा ना, 1813 का एक्ट, तो इसमें जो कंपनी का 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 1793 में, इस एक्ट में क्या कर जाएगा कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि 1833 में जो इसमें चाय और चीन के साथ रहा था ना, चाय और चीन के साथ बना रहेगा, चाय और चीन के साथ बना रहेगा, ठीक है। और 1833 में क्या होगा पूर्णता समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्णता एकाधिकार
समाप्त, पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया, पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। ये हो गई बात, ठीक है ना। 1813 और चल कहाँ रही है ये स्थिति, 1600 से चल रही है, ठीक है ना, कि 15 वर्षों के लिए, फिर 20 वर्षों के लिए, फिर आगे 15 वर्षों के लिए, फिर 20, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते गए रेगुलेटिंग करते गए। और 1793 में जो आया तो उसका लाइसेंस को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया और 1813 में कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। और 33, और जैसा कि आपने आगे पढ़ा होगा कि जो 1858 था, 1858 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में कंपनी पूर्णतः समाप्त कर देते हैं, कंपनी पूर्णतः समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब हम अपने वापस एक्ट पे आ जाते हैं, जो एक्ट हम चल रहे थे उस एक्ट को हम समझते हैं कि देखो उस एक्ट में ये लिखा गया कि कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों को स्पष्ट वर्णन किया गया, वीटो के बारे में अच्छे से बता दिया गया, कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। फिर इसमें देखो अगर आप इस एक्ट को अच्छे से समझोगे तो जो अंग्रेज थे या ब्रिटिश, तो ब्रिटिश भारतीय शासन में कहीं ना कहीं प्रशासन में लिखित तरीके से उस पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। तो इसमें एक और पॉइंट लिख लो, भारत में लिखित विधि के द्वारा शासन प्रशासन पर नियंत्रण, ठीक है। ये तो ये भी एक पॉइंट है जो 1793 के एक्ट में आया था। ये हो गया हमारा 1793 का एक्ट, ठीक है। 1784 का एक्ट हमने पिट्स इंडिया एक्ट समझ लिया, फिर 1786 का जो इमरजेंसी पीरियड में लाया गया था, 1793 का एक्ट हमने समझ लिया। इन तीनों एक्ट को समझ लिया। अब इसके आगे वाले एक्ट को हम समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो मैं बताता 1773 का बहुत जरूरी है और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है। ये जो दो एक्ट हैं, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में सिर्फ और सिर्फ पीटी में सवाल बनते हैं, मेंस में सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो अभी हमने पढ़ा है 1786 का और 1793 का, ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड है किसका, 1813 का चार्टर्ड एक्ट का। अब हम इस एक्ट को समझते हैं और फिर हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। थोड़ा और पढ़ते हैं, 40 मिनट हो गए। फिर हम आ जाते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1800, चार्टर्ड एक्ट 1813, इसको समझ लेते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक है ना। चार्टर्ड का मतलब समझा ही दिया कि ये चार्टर्ड एक्ट 1813, देखो चार्टर एक्ट का सीधा सा मतलब होता है, इसको अधिकार पत्र भी बोलते हैं, अधिकार पत्र या राजलेख पत्र। तो इसके शब्द पे नहीं जाना, राजलेख पत्र, इसको अधिकार या राजलेख पत्र भी कहा जाता है। इसमें ज्यादा प्रोविजन नहीं थे, लेकिन इसको हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही प्रोविजन समझ लेते हैं जो हमने इसके पहले पढ़ा था, ठीक है। कौन सा, क्योंकि देखो ये युद्ध की परिस्थितियों के बाद में लाया गया था, तो कंपनी पर कहीं ना कहीं जो कंपनी में भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर भी लगाम लगानी थी। उस पर लगाम लगाने के लिए हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया, ठीक है ना। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो उस पर नियंत्रण करता था। उसके बाद इसमें हमने जो सबसे पहला प्रोविजन अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहला प्रोविजन तो ये था जो अभी हम पीछे समझ के आए हैं कि जो कंपनी थी जो 1753 में उसका लाइसेंस 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसमें क्या कर दिया गया कि कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। साथ में जो दो चीजें बची थी, ठीक है ना, वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे
कि चाय और चीन के साथ व्यापार बरकरार रखा। तो कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ में चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ये बात ठीक है ना। अब देखो, कंपनी का एकाधिकार बना खत्म कर दिया चाय और चीन के साथ, मतलब आप भारत में मोनोपोली आपकी किस पर है? सिर्फ और सिर्फ चाय का, मतलब जो चाय का व्यापार है उसमें आपका एक अधिकार है, चीन के साथ आपका एक अधिकार रहेगा, लेकिन बाकी व्यापारिक कंपनियों के साथ आपका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। और देखो, ये एक अधिकार समाप्त करने के पीछे भी एक स्टोरी है। एक अधिकार समाप्त करने के पीछे की स्टोरी ये है कि अगर आप भारत के भी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो देखो, भारत में भी और यूरोप में भी और या दुनिया के जहां जितने भी क्षेत्रों में जहां ब्रिटिश लोग गए थे और फ्रेंच लोग गए थे, तो अगर हम ऐसा समझें, ब्रिटिश, ठीक है ना, और फ्रेंच या फ्रांस तो देखो, ये दोनों जहां पर भी गए थे ना, जिस देश में भी इन्होंने कॉलोनी बनाई, तो इन दोनों देशों के भी आपस में झगड़े होते रहे। आपस में भी बहुत सारे झगड़े होते रहे। ब्रिटिश फ्रांस यहां लड़ते रहे, भारत में भी आपने सब लड़ाई देखी होगी, यूरोप में भी लड़ाई देखी, ठीक है ना। फ्रांस का एक शासक था, नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि उस समय, अगर आपने इसका मैप देखा हो, किसका, यूरोप का मैप ऐसा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये मेडिटेरियन सी है, और ये यूरोप है, और यहाँ है हमारा क्या, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या है, एक द्वीप है, ठीक है ना, आइसलैंड एक द्वीप है। द्वीप की वजह से क्या है कि इसको बहुत सारे फायदे भी मिले। इधर क्या है, इंग्लिश चैनल है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कहा कि ब्रिटेन को कहीं ना कहीं हम, क्योंकि देखो, अगर ब्रिटेन से लड़ना है तो आपको ये इंग्लिश चैनल पार करके आना पड़ेगा, क्योंकि सीमा चारों तरफ क्या है, समुद्री सीमा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कहा कि अगर हमें ब्रिटिश को हराना है तो हम कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति के द्वारा नहीं हरा सकते, लेकिन हम उसको आर्थिक क्षति जरूर पहुंचा सकते हैं। तो वो आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी, ठीक है ना। उसमें इसने ये कहा कि जो भी यूरोप के, ये यहां एक ग्रुप बनाया कॉन्टिनेंटल में, जो भी हमारे सहयोगी देश हैं, इन सहयोगी देश ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में ये कहा कि हम अब ब्रिटिश से व्यापार करना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी शुरुआत कहां हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, औद्योगिकरण की। औद्योगिकरण की शुरू होने के बाद वाणिज्यकरण की शुरुआत वहीं से हुई, और फिर वाणिज्यवाद की वजह से व्यापार बढ़ा। व्यापार इतना बढ़ा है कि उनको फिर कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी नीति अपनानी पड़ी, क्योंकि व्यापार बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत बड़ा मार्केट भी चाहिए। आप सामान बेचोगे कहाँ, सामान इतना सारा बना लोगे, उसको बेचने के लिए एक मार्केट भी चाहिए। अब मार्केट पहले ऐसा तो था नहीं कि भाई आप इस देश चले जाओ, उस देश चले जाओ, फ्री ट्रेड कुछ नहीं। आप तो फिर देश में, क्योंकि सारे देश आपस में लड़ रहे थे कि ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, इस पर मेरा कब्जा है, यहाँ मेरा व्यापार चलेगा। डच अलग लड़ रहे थे, फ्रांसीस अलग लड़ रहे थे, पुर्तगीज अलग लड़ रहे थे। तो उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया कि कहीं ना कहीं हम इनके माल को खरीदेंगे नहीं। तो आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए ये सब चीजें नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू की। अब इस आर्थिक क्षति की पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना, पूर्ति करने के लिए जो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में प्रोविजन लाया गया, वो इसीलिए लाया गया, किस लिए, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड समझ गए ना। अब देखो, इसलिए लाया गया तो कंपनी का जो एकाधिकार था ना, वो समाप्त कर दिया गया कि अब आप ही सिर्फ और सिर्फ कंपनी नहीं चलाओगे भारत में, और भी बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां हैं, उनके लिए भी दरवाजा खोल दिए। तो बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां भी भारत में आने लगी व्यापार करने के लिए, भारत में आने लगी।
आने लगी। समझे इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड यही था, इसलिए फिर और कंपनियों के लिए मार्केट खोल दिया, क्योंकि जो कंपनी यूरोप में जा रही थी ब्रिटेन की, तो अब यूरोप में व्यापार कर नहीं सकते। उधर अमेरिका ब्रिटेन के हाथ से छिन गया था, तो सबसे बड़ा जो कॉलोनी, सबसे बड़ा जो उपनिवेश था वो कौन सा था? भारत ही था। अब भारत में एक ही कंपनी थी जो 1600 में बनी थी, वही व्यापार कर रही थी और उसके पास मोनोपोली के राइट्स भी थे, एक अधिकार भी था। अब कहीं ना कहीं फिर ब्रिटिश सरकार से एक डिमांड की गई, तो ब्रिटिश सरकार ने, और क्योंकि ब्रिटिश सरकार को बहुत राजस्व प्राप्ति भी हो रहा था, इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे, और उस राजस्व प्राप्ति की वजह से उनको बहुत सारे फायदे भी हो रहे थे, तो इसकी वजह से उन्होंने सारी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चाय और चीन का व्यापार के लिए एक अधिकार बना रहा। यह है हमारा फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन अगर इसमें हम समझेंगे, किसमें? 1813 के चार्टर्ड एक्ट में। देखो सेकंड प्रोविजन ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं क्या था कि अब कंपनी का शासन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, अब ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे शासन करने लगी है, तो जितने भी लोग, क्योंकि प्रशासन के लिए अधिकारी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अब अधिकारी चाहिए हैं तो ब्रिटेन से अधिकारी आए, तो अधिकारी तो वो कलेक्टर लेवल के हो सकते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर भी ये डी ग्रेड के भी जॉब के लिए लोग चाहिए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की, क्योंकि लोगों के लिए जो अधिकारी चाहिए वो सारे काम किस में करेंगे? अंग्रेजी में। तो इन्होंने 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किया, कहां पे? भारत के लिए। तो दूसरा प्रोविजन ये भी लिख सकते हो, आवंटन किए, ये किए। दूसरा इसके बाद अगर प्रोविजन समझोगे तो जो ईसाई मिशनरी थी, ईसाई मिशनरियों के लिए भी कहीं ना कहीं भारत में प्रचार प्रसार के लिए भी अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों के लिए भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति, धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति भी दे दी गई, ठीक है ना, अनुमति। अब जो ईसाई मिशनरी थी ना, वो भी धर्म, भारत में जो ईसाई धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए भी बाकायदा एक्ट बना के उन्हें अनुमति दी गई। वो उसके पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें पूरे खुले तौर पर एक अधिकार मिल गया, क्योंकि जब एक हिसाब से देखा जाए तो संवैधानिक अधिकार मिल गया, तो अब उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं कर सकता। ये साथ में इसमें ये भी कहा गया था, अब एजुकेशन की बात चल रही है, कि भारतीय संस्कृति व विज्ञान के बढ़ावे व प्रसार प्रचार की अनुमति, ठीक है। तो ये 1813 के चार्टर्ड एक्ट के कुछ प्रोविजन है जो हमने आज समझे हैं, इसी को हम फिर आगे समझेंगे, अगली क्लास में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट के हमने चारों प्रोविजन पढ़ लिए, उसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ही इमरजेंसी में जो एक्ट लाया गया था 1786 का एक्ट पढ़ लिया। 1786 के एक्ट के बाद जो 1793 का एक्ट आया था, जो उसकी वीटो पावर को संशोधित करता था और कहीं ना कहीं कंपनी के लिए 20 साल के लिए लाइसेंस को भी बढ़ा देता था, और फिर अंग्रेजी शासन का उसमें लिखित तौर पर उसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर दिए थे। ये हमने चीज़ें समझी। उसके बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे 1833 का पढ़ेंगे, 1853, फिर 1858, ऐसी हमारे क्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, फिर हम अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद।